हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। तो आज फिर एक नए वीडियो के सामने आपके सामने उपस्थित हूँ। तो हमने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज ये मेरी चौथी वीडियो है, सॉरी तीसरी वीडियो है। तो प्लीज़ आप इसको देखें और अपना फीडबैक दें कि ये मेरा चैनल कैसा, मतलब मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश में अधिकतम विक्रय अधिशेष है गेहूं का, मतलब सबसे ज़्यादा विक्रय अधिशेष गेहूं का है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। आम की कौन सी प्रजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पैदा होती है? तो वो है दशहरी। कौन सी? दशहरी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में सॉरी उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क स्थापित किए गए हैं वाराणसी में। भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश को। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो लगभग 15%। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र कौन सी है? तो धान, मक्का और गेहूं सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड एवं फोल्डर फोर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है कहाँ पे? तो झांसी में। विश्व में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक है? तो वो है धान का। ग्रामीण खाद्य बैंक योजना के अंतर्गत कितना अनाज निःशुल्क लिया जा सकता है? तो 100 किलोग्राम। सामूहिक कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? पूर्वी सोवियत संघ में हुई थी। भारत में झूम खेती का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? भारत में झूम खेती का सर्वाधिक प्रतिशत आपके नागालैंड में है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि क्षेत्र में सभी अवयवों की समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है तो इंद्रधनुषी क्रांति से। इंपॉर्टेंट है ये। कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों की समन्वित विकास की अवधारणा किस में समाहित है? तो ये इंद्रधनुषी क्रांति में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना वर्ष 1969 में हुआ था, 1969 में। राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है ये, तो ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं, राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ हुआ था तो 2004 में। राष्ट्रीय विकास योजना शुरू हुई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू हुई थी तो 26 नवंबर 2007 में। किस भारतीय राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं है? वह है सिक्किम और गोवा में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना IVLP भारत में कब प्रारंभ हुई थी? तो 1995 में। बहुफसल कार्यक्रम भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1967 से 1968, मतलब 1967 टू 1968 में। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि सेवा केंद्र योजना प्रारंभ हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि सेवा केंद्र योजना प्रारंभ हुई थी? तो चतुर्थ योजना काल में, हमने चौथी पंचवर्षीय योजना में। ऑपरेशन बरगा संबंधित है, ऑपरेशन बरगा बटाईदारों के संरक्षण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ऑपरेशन बरगा किससे संबंधित है? तो ये बटाईदारों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू की गई? तो 1987 में राष्ट्रीय जल नीति लागू हुई थी। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कोच्चि में। भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 20। भारत को कितने कृषि सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये है 15। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि दुग्ध उत्पादन संबंधी कुछ कार्यक्रम एवं संस्थाएं। दुग्ध उत्पादन संबंधी कार्यक्रम निम्नलिखित हैं, वे कौन कौन से हैं? तो यह एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना है। इसका क्या तात्पर्य है? यह केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजना है। इसका मुख्य लक्ष्य राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, उपार्जन, विपणन तथा रोजगार को बढ़ाना है। यह परियोजना राज्य में वर्ष 1993 से 1994 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है महिला डेयरी योजना। महिला डेयरी योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर
गठित दुग्ध समितियों से संबद्ध महिला दुग्ध उत्पादन सदस्यों को उनकी आय में वृद्धि हेतु दुग्ध विकास की विभिन्न गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण दिलाना जाना तथा इस व्यवस्था में अतिरिक्त रोजगार की अभिरुचि जगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना को दुग्ध विकास विभाग द्वारा 1996 टू 97 में लागू किया गया। वर्तमान में इसे 31 डिस्ट्रिक्ट मतलब 31 जनपदों में 1196 महिला 1196 महिला दुग्ध उत्पादक समितियों का गठन किया जा चुका है। मतलब कि ये महिला डेयरी योजना आपके यूपी में कितने जिलों में है, तो 31 जनपदों में 31 डिस्ट्रिक्ट में ये चालू है। उसके बाद पॉइंट है गोकुल पुरस्कार योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस योजना में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को उनके बीच प्रतिस्पर्धा एवं उनमें अच्छे किस्म के दुधारू पशुओं को रखने हेतु उत्प्रेरित करने के लिए राज्य के प्रत्येक दुग्ध संघ के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले दुग्ध उत्पादक जो विकास विभाग के अधीन कार्यरत दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ के अंतर्गत गठित सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति का सदस्य हो तथा दुग्ध संघ को दुग्ध का विक्रय कर रहा हो को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय क्रमशः 1.5 लाख 1 लाख और 50,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। मतलब इसमें जो पुरस्कार राशि है वो प्रथम स्थान पाने वाले को 1.5 लाख रुपये, द्वितीय को 1 लाख रुपये और तृतीय को 50,000 रुपये दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कामधेनु डेयरी योजना। राज्य में दुग्ध उत्पादन को गति देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। कामधेनु योजना के अंतर्गत 100 दुधारू पशुओं की 300 यूनिट कामधेनु योजना के तहत 50 दुधारू पशुओं की 1500 यूनिट तथा माइक्रो कामधेनु योजना के अंतर्गत 25 दुधारू पशुओं की 2500 इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। इम्पोर्टेंट है कितनी, तो 2500 ये सारे डेटा हैं कि कामधेनु योजना के अंतर्गत 100 और आपका मिनी कामधेनु योजना के अंतर्गत 50 और माइक्रो कामधेनु योजना के अंदर 25 दुधारू पशुओं की इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका राज्य दुग्ध परिषद। यह है कि यह एक नियमित निकाय के रूप में इस परिषद की स्थापना 1976 में की गई। इंपॉर्टेंट है, कब की गई थी राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना, तो 1976 में, जिसका मुख्य कार्य लाइसेंसिंग, क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण एवं उत्पादन विनियमन आदेश लागू करना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। प्रदेश में दुग्ध व दुग्धशाला के विकास हेतु वर्ष 1962 में इसका गठन किया गया। ऑपरेशन फ्लड 1 को इसी के तहत संचालित किया गया था। ऑपरेशन फ्लड 1 को इसी के तहत संचालित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि नीति योजनाएं या कार्यक्रम। नई कृषि नीति 2013, इसकी मंजूरी 28 फरवरी 2013 को दी गई। इसके मुख्य लक्ष्य हैं इस प्रकार, कौन कौन से लक्ष्य हैं इसके। पहला है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम विक्रय अधिशेष गेहूं की रिपीट हो गया है हाँ, पहला पॉइंट है कि कृषि क्षेत्र में 5.1% की उच्च वृद्धि दर को प्राप्त करना है। समुचित पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धति को विकसित एवं बहु प्रचारित कर मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना तथा कृषक की आय को बढ़ाना है। इसका मेन उद्देश्य यही है। किसान कॉल सेंटर, तो यह योजना किसानों की तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए चलाई जा रही है। इसमें किसान कहीं से भी कृषि विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर डायल कर टेलीफोन से अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। यह है किसान कॉल सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट है कृषक सूचना केंद्र। किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु राज्य में समस्त उप संभागीय प्रसार अधिकारी व समस्त उप कृषि निदेशक स्तर पर कृषि सूचना के केंद्रों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि चिंतन। कृषि की समसामयिक समस्याओं के समाधान एवं तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु राज्य कृषि विभाग द्वारा कृषि चिंतन नामक मासिक बुलेटिन का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसान मित्र योजना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रदेश में किसानों को सभी तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र जो इंटर या कृषि स्नातक हो की नियुक्ति संबंधी इस योजना को 18 जून 2001 को शुरू किया गया। 2008 में इसमें फिर से सुधार कर इसे नया रूप दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अब राष्ट्रीय कृषि व मौसम आधारित फसल बीमा योजना। कृषि उत्पादन में शामिल जोखिमों से किसानों की रक्षा हेतु केंद्र के सहयोग से 1999 2000 में शुरू की गई थी, मतलब 1999 से 2000 के बीच में शुरू किया गया था ये फसल बीमा योजना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को 2010-2011 में कुछ संशोधनों के साथ संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के नाम से लागू किया गया था। फरवरी 2014 से इस संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना व मौसम आधारित फसल बीमा योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है किसान वृद्धा पेंशन योजना। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को 2 अक्टूबर 2003 से शुरू किया गया था, मतलब किसान वृद्धा पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 से शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को 400 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था है, जो कि अब ये 500 रुपये हो गया है। इसमें भुगतान 6 माह पर तथा पति पत्नी दोनों के पात्र होने पर पेंशन पत्नी को देने की व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना सबसे पहले कब चलाई गई थी? 1999 से 2000 के बीच में। किसकों को समय से कृषि कार्यों हेतु बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में उद्देश्य से प्रदेश में यह योजना चलाई जा रही है। कब? तो 1999 से 2000 के बीच में। अब नेक्स्ट पॉइंट है ये आम आदमी बीमा योजना। 18 से 59 वर्ष के भूमिहीन परिवारों के मुखिया या कमाऊ सदस्यों को बीमित करके संबंधी योजना 1 नवंबर 2008 से व राज्य सरकार के 50-50 मतलब 50-50% का लगभग इतना शेयरिंग रहेगा कि योगदान से शुरू की गई। इस बीमित व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु पर 30,000 रुपया, दुर्घटना मृत्यु एवं अस्थायी दिव्यांगता पर 75,000 रुपये दिए जाते हैं। आच्छादित परिवार के बच्चों को 100 रुपये छात्रवृत्ति भी देने की व्यवस्था है। यह योजना राजस्व विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है चकबंदी कार्यक्रम योजना। इम्पोर्टेंट है ये। प्रदेश में कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों का जीवन स्तर ऊंचा करने के उद्देश्य से 1954 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। इस योजना कार्यक्रम के अंतर्गत बिखरे हुए खेतों को एकत्र करके चक बनाए जाते हैं तथा चक मार्ग, संपर्क मार्ग, नाली, सामान्य आबादी, SC/ST आबादी, सार्वजनिक प्रयोजन से भूमि आरक्षित की जाती है। इस योजना का भूमि सुधार, हरित क्रांति व ग्राम विकास से सीधा संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकी कार्यक्रम। केंद्र के सहयोग से राज्य में यह योजना 2008-9 में शुरू की गई। इसके अंतर्गत खतौनी के डेटा का वैलिडेशन, अमल दरामद का आधावीकरण, खसरा अभिलेखा का फंडिंग, नक्शा का कंप्यूटरकरण आदि कार्य किए जा रहे हैं। किससे? तो राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकी कार्यक्रम के अंतर्गत। इस योजना के तहत प्रदेश के समस्त तहसीलों को जिला मुख्यालय से होते हुए प्रदेश मुख्यालय तक ई लिंक किया गया है। किसान बही योजना। इम्पोर्टेंट है ये। प्रदेश के 2.5 करोड़ जोतों की जानकारी कराने के उद्देश्य से पूर्व प्रचालित जोत बही या पासबुक के स्वरूप में परिवर्तन कर 1992 से 1992 से किसान बही योजना चालू की गई। योजना लागू की गई। कब? किसान बही योजना तो 1992। इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें खातेदार का नाम व पता, उनके भौमिक विवरण के साथ ही विक्रय, बंधक, पट्टे व विनियमन से संबंधित प्रविष्टियों का उल्लेख रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। यह है कि राज्य के 47 डिस्ट्रिक्ट में और 132 ब्लॉक में यह कार्यक्रम केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से 1991-1992 से चलाया जा रहा है। क्या? समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम।
ऊसर भूमि सुधार परियोजना राज्य भूमि सुधार निगम द्वारा यह परियोजना उन्नाव, प्रतापगढ़, अलीगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज आदि 29 जिलों के 125 ब्लॉकों में चलाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना थर्ड। विश्व बैंक के सहयोग से परियोजना जो 2010 से 2011 से चालू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 6 वर्षों में 29 जिलों की 1.3 लाख हेक्टेयर ऊसर एवं 2 जनपदों की 5000 हेक्टेयर बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाना प्रस्तावित है। तो इस योजना के अंतर्गत 6 वर्षों में क्या, तो 29 जिलों में 1.5 लाख हेक्टेयर ऊसर और 2 जनपदों की 5000 हेक्टेयर बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाना प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि सेना योजना। बसपा शासनकाल में निष्क्रिय हो चुकी भूमि सेना योजना को 28 अगस्त 2012 को प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जिलों को छोड़कर शेष 68 जिलों में पुनः सक्रिय किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस योजना के तहत भूमि का वितरण SC ST वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा लघु एवं सीमांत किसानों के बीच किया जाता है। आइसोपाम योजना वर्ष 2004-2005 में केंद्र द्वारा दलहनी, तिलहनी, मक्का आदि फसलों के लिए अलग अलग चलाई जा रही योजनाओं को सम्मिलित कर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल पल्सेस मेज एंड ऑयल पाम नामक यह योजना शुरू की गई है। तो आइसोपाम योजना कब शुरू की गई थी? 2004-2005 में। अब हम देखते हैं कुछ आपके क्षेत्र हैं, संबंधित राज्य हैं, उनकी जलवायु, उनके मृदा प्रतिनिधित्व और उनकी मुख्य फसलें क्या क्या हैं। ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनकी जलवायु कैसी होती है भैया? तो वो ठंडी शुष्क से नम। उसके बाद इनकी मृदा प्रतिनिधित्व क्या है? तो भूरी, पहाड़ी, नई, अलुवियल मतलब जलोढ़ जिसको बोलते हैं, पर्वतीय, मेड़ो और इसके स्केली ताल है। मुख्य फसलें कहाँ कहाँ होती हैं यहाँ पे? तो गेहूँ, मक्का, चावल, आलू, लीची। इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपकी जलवायु कैसी है और मुख्य फसलें कौन सी होती हैं और राज्य, इतना ही देखना है। इंपॉर्टेंट वही है। असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल इन सभी उत्तर पूर्वी राज्य। इसमें आपका देखिए, इसमें की इसकी जो जलवायु अर्धनम से नम की तरफ है और मुख्य फसलें यहाँ पे हैं। तो नम है तो वहाँ पे चावल होगा, मक्का होगा, जूट और सरसों होगा। पश्चिम बंगाल आते हैं तो पश्चिम बंगाल की जलवायु थोड़ी सी गीली, अर्धनम से शुष्क, अर्धनम। और उसके बाद यहाँ पे जो फसलें हैं वहाँ पे चावल है, जूट है, गेहूँ है, सरसों है, ये फसलें ज़्यादा होती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ये आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड यानी उत्तरी भाग का जो है, यहाँ की जो जलवायु है वो गीली, अर्धनम से शुष्क, अर्धनम। यहाँ पर जो फसलें हैं वो चावल, गेहूँ, मक्का सबसे ज़्यादा होती हैं। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, दिया है कि उत्तर प्रदेश आपका शुष्क, अर्धनम से अर्ध शुष्क है। इसका जो मतलब सबसे ज़्यादा फसल इसमें है तो गेहूँ, चावल, मक्का, अरहर। उसके बाद है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान अत्यधिक शुष्क से शुष्क, अर्धनम है। जलोढ़, चूनायुक्त मेरू, इसमें मिट्टी पाई जाती है। और इसकी जो फसल हैं गेहूँ, मक्का, चावल, गन्ना है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड और दक्षिणी भाग, ये इसकी जलवायु गीली, अर्धनम से शुष्क, अर्धनम। इसमें आपका चावल, गेहूँ, मक्का और रागी है। और किस प्रकार की मिट्टी है ये? तो इसमें मिट्टी का जो प्रतिनिधित्व है वो लाल बलुआ और लाल व पीली है। चलिए, तो ये कुछ आपकी मिट्टियाँ हैं, उससे संबंधित कुछ आपके फसल के नाम दिए गए हैं। तो आप यदि स्क्रीनशॉट लेकर के इनको चाहें तो पढ़ सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। यह है कि देश के जो 20 कृषि शस्य पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं उनसी मृदाएं और उपलब्ध जल क्षमता संबंधी विशेषताएं क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। इसमें है कि उथली, उथली का मतलब होता है, उथली जो मृदाएं हैं वो कम से बहुत कम, मतलब इनकी जो जल क्षमता होती है वो कम से बहुत कम होती है। दूसरा है आपका कि गहरी बलुई रेगिस्तान, गहरी दोमट, लवणी व क्षारीय, कम से बहुत कम। तीसरा है आपका कि गहरी दोमट व लाल और चिकनी, इसमें मध्य से कम। ये देखिए आपको भी आप इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पढ़िए, इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा बिना इसको पढ़ने से। इम्पोर्टेंट तो है
बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं, ये पॉइंट, भारत के कृषि विश्वविद्यालय एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर देश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो 1993 26 जनवरी में इसका स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय संस्थान समकक्ष डिम्ड विश्वविद्यालय देखेंगे तो यह है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली, 1936 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान इज्जतनगर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई महाराष्ट्र, इलाहाबाद कृषि संस्थान अब कृषि विश्वविद्यालय हो गया है ये 1910 में। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय देखेंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, BHU वाराणसी 1916 में, विश्व भारती पल्ली भवन शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, और नागालैंड विश्वविद्यालय फेदी जेफमा नागालैंड में। अब कृषि विश्वविद्यालय हैं और ये, अब देखिए, आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय राजेंद्र नगर हैदराबाद उत्तर प्रदेश में है, स्थापना सॉरी आंध्र प्रदेश में है। ये है 1965। आनंद कृषि विश्वविद्यालय आनंद गुजरात में है 2004 में। असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट असम अब असम हो गया है 1969। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में है 1971। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके कांची वार झारखंड में 1980। सरदार कृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय दांतीवाड़ा गुजरात में 1972। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा में है 1970। अब है कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या 9 बताई गई थी, संबंधित क्षेत्र हैं इसके। पहला है तराई हिमालय की तलहटी रामपुर पीलीभीत बिजनौर के क्षेत्र आएंगे। दूसरा पश्चिमी मैदानी मतलब मेरठ मंडल आएगा। तीसरा पश्चिमी मैदानी मध्य पश्चिमी मैदानी मुरादाबाद बरेली आएगा इसके क्षेत्र में। चौथा है कि दक्षिण पश्चिमी मैदान आगरा मंडल के अंतर्गत आएगा। मध्य मैदानी कानपुर लखनऊ मंडल, बुंदेलखंड झांसी व चित्रकूट धाम मंडल, उत्तरी पूर्वी मैदान गोरखपुर मंडल, पूर्वी मैदान फैजाबाद आजमगढ़ वाराणसी मंडल, विंध्य मंडल आपका विंध्याचल मंडल आएंगे। ये कुल आपके कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 थी। इसके संबंधित कौन कौन से क्षेत्र हैं वो थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के कृषि विश्वविद्यालय एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल, ये देश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय 1993 26 जनवरी, सॉरी ये लग रहा है कि रिपीटेड है, हाँ सॉरी रिपीट है ये। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश, नया नाम अब चौधरी सरवर कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय हो गया है। इसकी स्थापना 1978 में होती है। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान वानिकी विश्वविद्यालय नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश 1987 में। शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर JK 1982 में। शेर कश्मीर कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गांधीनगर जम्मू कश्मीर में है 2000 में। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलौर कर्नाटक में 1965। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ कर्नाटक में है 1987। केरल कृषि विश्वविद्यालय वेल्लिन कैरा तिचूर, अन्य कैंपस आपका तिरुवनंतपुरम में है 1972 में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है और ये 1964 इम्पोर्टेंट है। ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में है 1964 में। फिर नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कृषिनगर रायपुर छत्तीसगढ़ 1987। डॉक्टर बाला साहिब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ डपोली महाराष्ट्र 1972। महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहुरी अहमदानगर महाराष्ट्र 1965। मारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय परभनी महाराष्ट्र 1972। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ कृषिनगर अकोला महाराष्ट्र 1969। उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा 1962। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना पंजाब 1963। स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद कहाँ गया
स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान में है। इसकी स्थापना 1962 में। महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान 1999 में। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर 1972 में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, इंपॉर्टेंट है ये, 1975 में। गोविंद बल्लभ पंत पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, 1960 में। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद, 1975 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 2000 में। विधान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर, नादिया, पश्चिम बंगाल, 1974 में। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा, उत्तर प्रदेश, 2001 में। पश्चिमी बंगाल पशु एवं मत्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय सरानी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 1995 में। उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय पुडुवारी, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल, 2001 में। जूनागढ़ विश्वविद्यालय जूनागढ़, गुजरात में, 2004 में। नवसारी कृषि विश्वविद्यालय नवसारी, गुजरात, 2004 में। महाराष्ट्र पशु मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है, 2000 में। कर्नाटक पशु चिकित्सा पशुपालन मत्स्य विज्ञान विज्ञान विश्वविद्यालय विदर। और नेक्स्ट है आपका गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय PAU कैंपस, लुधियाना, पंजाब, 2006। ऐसे ही कुछ और भी विश्वविद्यालय के नाम आपके दिए गए हैं, इनको आप स्लाइड करके धीरे से अपने मन से इनको आप पढ़ लें। नेक्स्ट पॉइंट मैं पढ़ाता हूँ। जैसे दिया है केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिया नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम 2004 में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 1989। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी 1987। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आपके अर्थात इसको ICR भी बोला गया है, हैदराबाद में, 1987 में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर 1987 भुवनेश्वर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरीज वाटर एक्वाकल्चर 1987 चेन्नई, तमिलनाडु। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन द बैफलोज 1985 हिसार, हरियाणा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर 1985 हैदराबाद। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर 1984 लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स 1979 मखदूम, उत्तर प्रदेश में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स 1979 मखदूम, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल एवियन रिसर्च 1979, ये भी इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1978 पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च 1976 नागपुर, महाराष्ट्र। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट 1970 कासरगोड, केरल में। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1969 करनाल, हरियाणा में। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट 1963 तिरुवनंतपुरम, केरल में है। ऐसा ही बहुत सारे और भी हैं, इनको आप पढ़ लें अपने मन से ही। अब है नेशनल ब्यूरो, संस्थान है कृषि विज्ञान, NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, पूसा, नई दिल्ली में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड लूज प्लानिंग, ये आपका नागपुर, महाराष्ट्र में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मऊनाथ, भंजन, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद पशु विज्ञान में है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, करनाल, हरियाणा में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, आपकी नई दिल्ली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंस, जबलपुर, मध्य प्रदेश में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन यॉक डिराउंड वेस्ट के भाग अरुणाचल प्रदेश में है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्तर प्रदेश में सिंचाई। एक सेकंड। उत्तर प्रदेश में सिंचाई। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के विभिन्न साधनों में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है नलकूप द्वारा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्रफल में नलकूप द्वारा कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? तो 73.22% पर सिंचाई की जाती है, 73.22% पर। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्रफल में नहरों द्वारा कितने प्रतिशत की जाती है? तो 18% पे। नहर द्वारा कितना परसेंट पे होती है सिंचाई? तो 18% पे होती है। उत्तर प्रदेश में तालाब, झील, पोखर, कुआं कुल सिंचाई क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की जाती है? तो 8% पे। उत्तर प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक नहरें मिलती हैं? पश्चिमी भाग में। कहाँ पे? पश्चिमी भाग में। ऊपरी गंगा नहर को किस स्थान के समीप गंगा नदी से निकाला गया है? तो हरिद्वार, उत्तराखंड में। नेक्स्ट पॉइंट है ऊपरी गंगा नहर की कुल लंबाई है 340 किलोमीटर। ऊपरी गंगा नहर के द्वारा सिंचित जनपद है सहारनपुर, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, एटा, इटावा, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद तथा मैनपुरी। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1840 से लेकर के 1854 के मध्य किया गया था। निचली गंगा नहर गंगा नदी से किस स्थान पर निकाली गई? तो नरौरा, जो बुलंदशहर में है। मध्य गंगा नहर को गंगा नदी से किस स्थान पर निकाला गया? तो बिजनौर से। निचली गंगा नहर से लाभान्वित होने वाले जनपद कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके बुलंदशहर, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, फिरोजाबाद, फतेहपुर, प्रयागराज, एटा, फर्रुखाबाद। अब नेक्स्ट पॉइंट है मध्य गंगा नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो गाजियाबाद, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, फिरोजाबाद हैं। आगरा नहर एक अंतर्राष्ट्रीय नहर है जिसका निर्माण कब हुआ था? तो सन 1874 में हुआ था, 1874 में। आगरा नहर को किस नदी से निकाला गया? तो यमुना नदी से निकाला गया। आगरा नहर को किस स्थान पर यमुना नदी से निकाला गया? तो ओखला, नई दिल्ली, ओखला दिल्ली के पास। आगरा नहर के द्वारा लाभान्वित होते हैं कौन कौन? तो होते हैं आगरा नहर के द्वारा लाभान्वित होते हैं दिल्ली, मथुरा, आगरा, गुरुग्राम, हरियाणा, भरतपुर यानी राजस्थान। पूर्वी यमुना नहर को यमुना नदी से किस स्थान पर निकाला गया है? तो फैजाबाद, सहारनपुर से। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, इंपॉर्टेंट है ये। पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। पूर्वी यमुना नहर द्वारा लाभान्वित जनपद कौन है? तो सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, शामली, हापुड़, मुजफ्फरनगर हैं। हमीरपुर नहर किस नदी से निकाली गई? तो यमुना नदी से निकाली गई। हमीरपुर नहर से लाभान्वित होते हैं तो हमीरपुर, झांसी तथा जालौन। शारदा नहर का निर्माण किन वर्षों के बीच हुआ था? तो वर्ष 1920 से 1928 के बीच। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? तो शारदा नहर है। शारदा नहर शारदा नदी से नेपाल सीमा के निकट किस स्थान से निकाली गई? तो पीलीभीत जनपद के वनवासा नामक स्थान से। शारदा नहर पर कौन सा जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया? खातिमा जल विद्युत केंद्र। शारदा नहर से लाभान्वित जनपद कौन कौन से हैं? तो पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बरेली आदि। सरयू नहर किस नदी से निकाली गई? तो घाघरा नदी से निकाली गई। सरयू नहर किस स्थान पर घाघरा नदी से निकाली गई है? तो बहराइच जिले के कटरनिया घाट से। सरयू नहर से लाभान्वित जनपद कौन कौन से हैं? तो बहराइच है, श्रावस्ती है, गोंडा है, संत कबीरनगर, गोरखपुर, बलरामपुर, महाराजगंज आदि ये सरयू नहर से लाभान्वित जनपद हैं। सरयू नहर परियोजना को कब राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया? तो वर्ष 2012 में। बेतवा नहर बेतवा नदी से किस स्थान पर निकाली गई? तो झांसी के परीक्षा नामक स्थान पर निकाली गई। बेतवा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो सन 1885 ईस्वी में हुआ था। बेतवा नहर की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो हमीरपुर शाखा तथा कठौना शाखा। मेजा जलाशय नहर किस नदी पर बनाया गया? तो बेलन नदी पर बनाया गया। मेजा जलाशय नहर स्थित है इलाहाबाद के मेजा में। मेजा जलाशय नहर से लाभान्वित जनपद कौन से हैं? तो इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर।
बेलन टोन्स नहर का निर्माण हुआ था? तो बेलन नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट है, बेलन टोन्स नहर का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश के रीवा में। बेलन टोन्स नहर से लाभान्वित जनपद है इलाहाबाद। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर निकाली गई बेतवा नदी के माताटीला बांध बनाकर। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर से लाभान्वित जनपद है हमीरपुर, झांसी, ललितपुर तथा जालौन। बाणसागर नहर किस नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है? तो सोन नदी पर। बाणसागर नहर का उद्गम स्थान है शहडोल मध्य प्रदेश में। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। राजघाट बांध का निर्माण किया गया है बेतवा नदी पर ललितपुर में। बेतवा नदी की सहायक नदी घसान से नहर किस स्थान पर निकाली गई है? तो झांसी से। अरौरा बांध का नहर किस नदी पर बनाया गया है? वाराणसी जिले के गड़ई नदी पर। गुंटा बांध परियोजना किस जनपद में अवस्थित है? चित्रकूट में है। महोदा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बिरमा नदी पर है। नौगढ़ बांध पर नहर स्थित है गाजीपुर में। नौगढ़ बांध नहर निकाली गई है कर्मनासा नदी से। कन्हार सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड। कन्हार सिंचाई परियोजना। राजा महेंद्र रिदुपमन सिंह चंबल डाल नहर परियोजना को किस नदी से निकाला गया है? यमुना नदी से इटावा में। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना कब से चलाई जा रही है? नवंबर 2012 से।